फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है जब हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं या इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में क्यों इजाफा होता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स इंसर्ट करते हैं। तो हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कंसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है तो उसका सेंटर यहाँ पे होगा, और अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है तो उसका सेंटर भी यहाँ पे ही होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर हैं वो कंसाइड करते हैं और मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जब हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो ये जो न्यूक्लियाई हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर अब कंसाइड नहीं करते, बल्कि इस तरह से बन जाता है कि न्यूक्लियस एक साइड को शिफ्ट हो जाता है जिस साइड पे नेगेटिव प्लेट मौजूद है, और दूसरी साइड पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जिस साइड पे न्यूक्लियस शिफ्ट हुआ है उस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट हुआ है उस साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक डाईपोल बन जाता है। तो इस को हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो गया है, मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाईपोल्स बन गए हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये सारे डाईपोल्स जो है वो बन जाते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई हैं इनमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देता है। फिज़िकली वो कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन इफ़ेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, और इस साइड पे नेगेटिव जो डाईपोल के सिरे हैं वो उनके नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट का वो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मोर चार्ज प्लेट्स के ऊपर स्टोर होने की गुंजाइश बन जाती है। मीन जितने चार्जेस का इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हुआ है उतने यहाँ पे मज़ीद नेगेटिव चार्जेस पुट किए जा सकते हैं। ये बात इस साइड पे उतनी पॉजिटिव चार्जेस पुट किए जा सकते हैं, जबकि पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज वहीं पे मौजूद है, सिर्फ उसका इफ़ेक्ट कैंसिल हुआ है। मीन चार्ज स्टोर करने की सलाहियत में इजाफा हो गया है। ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि जो है डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन के वक्त जो चार्जेस थे उनकी अमाउंट जो है वो वही रहती है प्लेटों के ऊपर, सिर्फ उनका इफ़ेक्ट कैंसिल होता है। तो मज़ीद चार्ज ऐड हो सकता है, क्योंकि हर नए आने वाले चार्ज को पहले से मौजूद जो नेगेटिव चार्ज था वो नए आने वाले चार्ज को रिपेल बैक कर रहा था, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब कैपेसिटर चार्ज हो गया था तो मज़ीद चार्जेस की आमदोरफ्त ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो रिपेल बैक हो गए थे। अब चूँकि कुछ चार्जेस की रिपलियन कम हो गया है तो मज़ीद नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई है। इन अदर वर्ड्स हम एक और तरीके से भी ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप देखें कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है, जबकि ये जो डाईपोल्स हैं इनका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ है। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस बाहर वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो गया। एरो का साइन मैं डाउनवर्ड डालता हूँ, मींस डिक्रीज़ हो गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V इज़ इक्वल टू ई डी होता है। ये फार्मूला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से निकाला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो सेम है। उसके बाद आप देखें कि कैपेसिटेंस जो है C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। चूँकि V डिक्रीज़ हो गया है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी
क्योंकि प्लेट्स के ऊपर चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वही चार्ज है, लेकिन कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत बढ़ जाएगी क्योंकि वी डिक्रीज़ हो गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस वजह से भी डिक्रीज़ तसव्वुर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हुई है क्योंकि ये चार्जेस ने इन प्लेटों पे जो चार्जेस हैं उनके इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है। तो कुछ चार्जेस की जो डेंसिटी है, नेट डेंसिटी, वो डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिक्रीज़ होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हुई है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है, और यही रीज़न है कि चार्ज मज़ीद स्टोर हो सकता है। तो हम इंसुलेटर अमूमन भरते हैं दोनों प्लेट्स के दरमियान में, चाहे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, या कैपेसिटर की कोई भी टाइप हो, तो उसकी प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है ताकि कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला निकालना है। तो इस मकसद के लिए आपने जो है ना एक बैटरी के साथ एक स्विच लगाया और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके साथ जोड़ दिया है। तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता रहेगा इस प्लेट के ऊपर, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव चार्ज प्लेस करता रहेगा अपोजिट प्लेट पर। इस तरह दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा। अब जो नेगेटिव चार्ज जाएगा तो उसको आगे पहले से मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है उसकी रिपलियन का सामना करना पड़ेगा। उस रिपलियन पर काबू पाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा ताकि वो नए आने वाले इस नेगेटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट के ऊपर स्टोर कर सके। तो हर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने के लिए मज़ीद वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। अब हम उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालते हैं। उसके लिए पहले आप ये देख लें कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान में ज़ीरो था, फिर नेट पोटेंशियल V तक इंक्रीज़ हो गया। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू हाफ V। ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑलरेडी आपने डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q डेल्टा V पढ़ लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज़ इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज Q है और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हाफ V है, तो हाफ QV फार्मूला आ गया एक तो एनर्जी स्टोर्ड का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फार्मूला एक ये भी है हाफ QV। अब Q की जगह अगर हम कैपेसिटर की जो इक्वेशन होती है Q इज़ इक्वल टू CV होती है, तो यहाँ से हम जो है चार्ज को की वैल्यू को पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाता है हाफ CV स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि चार्जेस के पास है, जो कैपेसिटर में अपोजिट पोजीशन पे स्टोर है। अब हम इसमें C की वैल्यू पुट करेंगे कि C जो है वो कैपेसिटेंस होती है वैक्यूम, अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान में हो कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये फार्मूला आपने पीछे ड्राइव किया था, और V को हम रिप्लेस कर देंगे ED से। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाले फार्मूले से। अब आप देख लें कि V की जगह ED और C की जगह A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और अगर कोई दूसरा मीडियम भी है तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। तो यहाँ से ED का स्केयर अलग कर लिया है, ED की का स्केयर जो है एक्चुअली वैल्यू है V की, और यहाँ पे हम फिर A और D एक अलग कर लेते हैं, और एक D जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक D यहाँ पे मौजूद है, तो एक D कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी एक D बच जाएगा, और एरिया हम एरिया ऑफ द प्लेट और D अलग कर लेंगे। ये जो चीज़ है एरिया ऑफ द प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम बन जाता है। यहाँ पे V में कैपिटल V वॉल्यूम के लिए लिख रहा हूँ। तो ये वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है।
तो इस वॉल्यूम को लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाती है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी लेफ़्ट साइड पे, और इसे हमने ए डी इधर से ला के डिवाइड किया है, तो वॉल्यूम से डिवाइड किया है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन गई है। यहाँ पे वी जो है ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, इसे स्मॉल यू से शो करेंगे। तो यू ई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी है, इट इज़ इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। और अगर सिर्फ डाइलेक्ट्रिक ना हो, वैक्यूम हो, तो फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, क्योंकि वैक्यूम या एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केयर के, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो हमने स्टडी करना है कि कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है और कैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उसके लिए एक सर्किट दिखाया गया है। ये ऊपर भी हमने सर्किट पिछले टॉपिक में भी देखा है कि एक कैपेसिटर है, उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक स्विच है जिसको आइदर आप ए के साथ जोड़ सकते हैं या बी के साथ जोड़ सकते हैं दोनों पोजीशन पे, और एक बैटरी है। तो अगर हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, स्विच को जोड़ देंगे ए के साथ। अब एक साथ जोड़ देंगे तो ये एक क्लोज लूप बन जाएगा। आप देख लें कि रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज फ्लो होगा और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस में से उसे पास होना पड़ेगा। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टार्ट में जो है वो फास्ट स्टोर होगा, क्योंकि आगे से चार्ज की जो रिपल्शन है वो कम है, लेकिन जूँ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की अमाउंट बढ़ती रहेगी तो नए आने वाले चार्जेस को ज़्यादा अपोजिशन का सामना करने पड़ेगा कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर होने के लिए। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज स्टोर है तो सेकंड को एक की अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज स्टोर हैं तो तीसरे को 2 की अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। तो जितना ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को स्टोर होने के लिए उतना ज़्यादा बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा। तो इस तरह कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता जाएगा, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्जिंग कितनी फास्ट होती है, ये कितनी स्लो होती है, तो इसका अंदाज़ा हम आर और सी की प्रोडक्ट से लगाते हैं और इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो, ज़ाहिर है रेजिस्टेंस भी चार्ज के फ़्लो में रुकावट पैदा करती है, और कैपेसिटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो कैपेसिटेंस की, क्योंकि जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसे चार्ज स्टोर करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आर और सी का जो प्रोडक्ट है, अगर इसकी यूनिट निकाली जाए तो वो टाइम के बनते हैं, और इस टाइम को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है कि जिसमें चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज का जितना मैक्सिमम कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो सकता है उसका 63% स्टोर हो जाए। तो 63% जब स्टोर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये एक टाइम कांस्टेंट पास हो गया। तो मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो सकता है Q0 इज़ इक्वल टू सी वी नाट तब होगा जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V0 के इक्वल दोनों प्लेट्स के दरमियान में जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो है चार्जिंग की कर्व को देख लेते हैं। ये है चार्जिंग की कर्व कि आर सी की वैल्यू अगर लार्ज है तो ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज स्टोर होने में, और आर सी की वैल्यू स्मॉल है प्रोडक्ट की तो कम टाइम लगेगा। टाइम कांस्टेंट इतना टाइम है जिसमें मैक्सिमम चार्ज का 63% स्टोर हो जाए, और मैक्सिमम चार्ज की ये वैल्यू है वाई एक्सिस के ऊपर चार्ज शो किया हुआ है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम शो किया हुआ है। तो आप देख लें कि अगर आर सी की वैल्यू लार्ज है तो देर से Q0 तक ये कर्व पहुंचेगी, मींस कैपेसिटर देर से चार्ज होगा तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अगर आर सी की वैल्यू कम है तो फिर Q0 तक ये कर्व जल्दी पहुंच जाएगी, तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ R and C, resistance and capacitance, and it is the time in which capacitor is charged to 63% of its full capacity.
जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है Q0 उसका 63% स्टोर करने में जितना टाइम लगता है। इसी तरह डिस्चार्जिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इसी सर्किट को कंसिडर करेंगे, लेकिन सिर्फ स्विच को चेंज कर देंगे, बी पे जोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि कैपेसिटर अब फुली चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाली और नेगेटिव प्लेट नीचे वाली चार्ज हो चुकी है। अब ये कैपेसिटर एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और दोनों प्लेट्स पे चार्ज कम होता रहेगा। मीन पॉजिटिव प्लेट से चार्ज आएगा और नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उससे न्यूट्रलाइज करता रहेगा। तो पॉजिटिव प्लेट पे भी चार्ज कम होता रहेगा और नेगेटिव भी चार्ज कम होता रहेगा। तो इसमें भी टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा जितना जो है वो RC का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो उतना डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिस्चार्जिंग की कर्व है कि अगर RC की वैल्यू स्मॉल है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज जल्दी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, और अगर RC की वैल्यू लार्ज है तो चार्ज देर से ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो इस तरह आप RC के प्रोडक्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में। तो यूजुअली 5 टाइम कांस्टेंट की इक्वल जो टाइम है वो चाहिए होता है कैपेसिटर को फुली चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आज के हमारे छोटे छोटे टॉपिक थे, तो इनको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना, और ये प्रोबेबली इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।